हेलो। हेलो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि जैसे कल हमने हमारा भी जो टॉपिक चल रहा है गेट योर ड्रीम जॉब। तो कल जैसे हमने देखा था कि हमें क्यों फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस क्यों पढ़ना चाहिए, कोई एक लैंग्वेज क्यों पढ़ना चाहिए, वो हमने कल डिटेल में देखा था। आज हमारा टारगेट है कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है कि वर्क ऑन प्रोजेक्ट। तो हमें ये टारगेट होगा कि हमें प्रोजेक्ट पे क्यों काम करना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों, मेरा नाम जैसे हमने पहले भी बताया, मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैं आई टी की एलुमनाई हूँ और मुझे 12 साल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब करते करते हो गया। जैसे आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, क्या होगा। तो देखो, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ इतना सा मकसद है कि मेरे वीडियो बनाने से और किसी एक बंदे का भी अगर बेनिफिट हो गया, क्योंकि जो मैं स्टेप बता रहा हूँ मैं गारंटी से दे रहा हूँ, गारंटी से बोल रहा हूँ कि अगर हाँ जो स्टेप बता रहा हूँ और आपको उनको 70 to 80% भी फॉलो कर लेते हो, तो आप डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगी और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि हम क्यों इन टॉपिक को कर रहा हूँ। तो हम आज का टॉपिक होगा कि वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स। ठीक है। तो हमें प्रोजेक्ट्स, जैसे हमने वो लास्ट टाइम बताया था कि हमें हमें एक कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ लो, ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लो, डेटाबेस समझ लो, नेटवर्किंग, वर्जन कंट्रोल और वर्जन कंट्रोल के साथ साथ भी हमें एक चीज देखना पड़ेगा। इसमें एक चीज मिसिंग है, मैं ऐड कर देता हूँ। इसमें आपके पास डेटाबेस प्लस एसक्यूएल, यहाँ पर एसक्यूएल ही पढ़ लोगे। तो अगर ये 6 सब्जेक्ट आप पढ़ लेते हो, 6 सब्जेक्ट में आपका जो फंडामेंटल है, जिसमें एक प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाने के लिए या एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का इंटरव्यू क्रैक करने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो उस उसके हिसाब से हमें 6 सब्जेक्ट पढ़ लिया। अब 6 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हमें वो ध्यान देना है कि आगे हमें कैसे क्या करना है। ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक है कि हमें कैसे, आज का टॉपिक रहेगा कि हमें प्रोजेक्ट्स पे क्यों काम करना चाहिए। उसमें हमारे पास है 2 टाइप के प्रोजेक्ट पे काम करने की जरूरत है। एक क्या है कि हमें क्या करना है, जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं ना, पर्सनल प्रोजेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक वेब एप्लीकेशन है, किसी का एक क्लोन बना लिया। जैसे बहुत सारे बच्चे करते हैं, उन्होंने कॉलेज में हो सकता है कि फ्लिपकार्ट, मंत्रा या कोई दूसरी वेबसाइट का या यूट्यूब का ही क्लोन बना लिया। यूट्यूब का क्लोन जैसे कि वो यूआई सेम बना लेते हैं, तो हम उसको क्लोन बोलते हैं, क्योंकि बैकएंड तो आप कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि बैकएंड में बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है और वो एक्सपोज भी नहीं होते और ना आपको पता चलेगा। तो आप फ्रंट एंड को ही क्लोन कर लेते हैं। या फिर आप वही छोटे छोटे फुल वेब एप्लीकेशन बना लिया कि आपने फ्रंट एंड भी बना लिया, बैक एंड भी बना लिया। और फ्रंट एंड बैक एंड बनाने के बाद आपने उसमें डेटाबेस भी यूज कर लिया। तो पूरा एक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जो बोलते हैं, अगर पूरा आपने कोर्स बना लिया, तो वो भी एक हम वेब एप्लीकेशन में ये बना सकते हैं। ठीक है। अब मेरा यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हमें इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों हमें इन सब बनाने की जरूरत है, वेब एप्लीकेशन या हमें वर्क प्रोजेक्ट्स पे क्यों काम करने की जरूरत है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, इसकी इसलिए जरूरत है क्योंकि आप जब किसी भी चीज पे आप छोटे छोटे प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, जैसे सी पढ़ लिया, सी सी प्लस पढ़ लिया, पाइथन है, जावा, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, कोई भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी पढ़ लिया, बैक एंड टेक्नोलॉजी पढ़ लिया, उसके साथ साथ डेटाबेस भी पढ़ लिया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ रहा होता, सारी चीजों को इंडिविजुअली डिफरेंट डिफरेंट पढ़ रखा। सी सी प्लस अलग पढ़ लिया, डेटाबेस अलग पढ़ लिया, और हमने फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी अलग पढ़ लिया। लेकिन तीनों को कंबाइन करने का एक ही तरीका है कि कोई ना कोई आप एक वेब एप्लीकेशन या किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करो। जब भी आप क्या कर पाओगे, तीनों को, तीनों टेक्नोलॉजी को एक साथ कंबाइन कर पाओगे। और जब आपको पता चल जाएगा कि तीनों टेक्नोलॉजी एक साथ कैसे काम करते हैं, तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग सिर्फ और सिर्फ किसी प्रोजेक्ट की तरह ही आपको आइडिया लगेगा। वेब ऐप के साथ अगर बेटर है, अगर आप कोई एंड्रॉइड ऐप बना सकते हो, तो एंड्रॉइड बेटर होगा कि आप एंड्रॉइड ऐप बना लो।
जिससे क्या होगा, एंड्रॉइड ऐप बनाने से आपको वेब टेक्नोलॉजी के साथ-साथ भी, तो मैं कहना मोबाइल टेक्नोलॉजी का पूरा आइडिया हो जाएगा। एंड्रॉइड कैसे काम करते हैं, कैसे डेवलपमेंट करते हैं, इसके साथ-साथ भी आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हम गूगल पे कैसे प्ले स्टोर पे अपना ऐप को रजिस्टर कर सकते हैं। गूगल की क्या-क्या पॉलिसी है, क्या-क्या हमें फॉलो करना पड़ते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें डिटेल में आपको पता चल जाएँगी। ठीक है? देखो, मैं इसका एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे मेरे साथ जो इंटर्न कर रहा है, मेरी टीम में जो इंटर्न है, मैंने उनको एक पूरा एंड टू एंड वेब एप्लीकेशन प्लस एंड्रॉइड ऐप के साथ उन्हें काम दिया। तो क्या हुआ, वेब एप्लीकेशन हम यूज़ थ्रू थे, बहुत सारे बना चुके थे, सब कुछ थे, तो हमें इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। हमें प्रॉब्लम कहाँ पर आई कि एंड्रॉइड ऐप बना लिया, सेम बैकएंड था, फ्रंट एंड था, उसको यूज़ करके हम अच्छे से एक एंड्रॉइड ऐप बना पाए। प्रॉब्लम क्या पाई कि जब एंड्रॉइड ऐप बनाने के बाद हमें प्ले स्टोर पे उसको रजिस्टर कराना था, तो उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता थी जो मुझे भी पता नहीं थी। ठीक है? जैसे कि उनकी क्या टर्म एंड कंडीशन होती है, क्या-क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कैसे उसको फॉलो करना है, तो गूगल वालों ने लिटरली हमारे वेब एप्लीकेशन को 2 बार रिजेक्ट किया। जब उनकी सारी टर्म एंड कंडीशन थर्ड टाइम में हमने उन लोगों ने फुलफिल किया, उसके लिए हमें एक-एक लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ा, चेक करना पड़ा, यार कहाँ पर गलती है, क्या इनके कंप्लायंस से रिलेटेड है, फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके कंप्लायंस के अकॉर्डिंग हमने अपने चेंजेस किए, क्योंकि उनका एक मेजर कंडीशन होती है, कहीं से कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, कोई भी कंटेंट एक लाइन भी कॉपी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें करने के लिए हमें पूरा कंटेंट, जो पूरे वेबसाइट पे कंटेंट, जो फोटो और वीडियो डालते हैं, वो फोटो वीडियो को भी हमें चेक करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये मैच तो नहीं हो रही। ये सारे एक्सपीरियंस आपको कब होगा कि जब अगर कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हो आप, आपको आइडिया लग गया होगा क्यों प्रोजेक्ट पे काम करना है और मोबाइल ऐप क्यों बनाना है। इसके साथ साथ भी हम छोटे छोटे चीजें कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजों में जैसे मैं बोल सकता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि आप, हो सकता है आपको मोबाइल ऐप नहीं बना पा रहा है, वेब ऐप नहीं बना पा रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा जो भी आपको लैंग्वेज आती है, उस लैंग्वेज में कम से कम एक, उस लैंग्वेज में कम से कम दो चार बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट भी लिख लो। स्क्रिप्ट का मीनिंग यहाँ पर होता है, स्क्रिप्ट का मीनिंग होता है, एक नॉर्मल पाइथन कोड है। उस पाइथन कोड को रन करोगे, कुछ इनपुट लोगे, इनपुट आप कहीं से ले सकते हो। इनपुट लेने के आप फाइल से भी ले सकते हो, मैनुअल भी ले सकते हैं। बेटर तरीका होगा, क्योंकि जब बड़ी स्क्रिप्ट पे काम कर रहा है, तो आप इनपुट भी कहाँ से लो, फाइल से लो। जब आप इनपुट फाइल से ले रहे होते हैं ना, तो आप कितना भी इनपुट ले लेते हैं, उस डेटा पे आप प्रोसेसिंग करके उससे कुछ ग्राफ बना के, कुछ यूजफुल डेटा निकाल के, कुछ पाई चार्ट ग्राफ, ऐसा कुछ आप डेवलप कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के द्वारा भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक मेन पॉइंट है, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। इस लाइन को थोड़ा सा अच्छे से समझने की जरूरत है, शायद ये मोस्टली लोगों को पता नहीं होगा। तो मेरा ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का ये मतलब होता है कि जैसे पाइथन है, पाइथन के हम देखते हैं हजारों लाइब्रेरी अवेलेबल है, हम पिप इंस्टॉल करते हैं और उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये लाइब्रेरी किसने बनाई? तो पाइथन, जैसे हम जानते हैं, ओपन सोर्स लैंग्वेज है, हम कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी। लेकिन इसकी लाइब्रेरी बनाता कौन है? तो वो ऐसी डेवलपर, ऐसी कंपनी होती है कि उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी, उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया, और उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने उन्हें लगता है कि नहीं यार, इसको मैं ओपन सोर्स मतलब सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। वहां पर जाके वो अपनी छोटी छोटी लाइब्रेरी वहां पर डाल देते हैं, और उन्हीं लाइब्रेरी को हम बोलते हैं, हम लोग यूज कर लेते हैं, और इस यूज करके हम अपना काम कर लेते हैं। तो एक काम लाइफ कितनी इजी हो जाती है। तो आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप बड़े-बड़े कोई ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप छोटे-छोटे भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसके साथ-साथ भी हमारे पास जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे कहीं छोटे-छोटे ऐप या वेब एप्लीकेशन कुछ बना सकते हो, वहाँ पर बनाइए। हाँ, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि ऐज के बेनिफिट क्या होंगे। तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि आप मेक योर प्रोजेक्ट लाइव ऑन गिटहब। गिटहब या कोई भी एक सेंटर रिपॉजिटरी है। आप क्या करोगे, इनको जब लाइव करोगे, तो लाइव करने के बाद मैं आपको बोलूंगा कि जो भी प्रोजेक्ट आपने लाइव किया है, तो प्लीज उसको आप अपने रिज्यूमे में जरूर मेंशन करें। अगर वो लाइव है, उसकी कोई लिंक है,
उस लिंक को भी अपने रिज्यूमे में ज़रूर डालें। उससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि जब आपका इंटरव्यूअर होगा, वो देखेगा अच्छा आपने इस प्रोजेक्ट को काम किया। और अगर आप स्क्रीन शेयर करके अगर ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप स्क्रीन शेयर कर उसको एक एक चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं, फ्रंट एंड कर सकते हैं, बैक एंड कर सकते हैं, कोड दिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो आपका जो इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू लेने वाला होगा, उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। वो सारा का सारा आपका इंटरव्यू किस पे दे देगा, अ, आपके प्रोजेक्ट पे ले लेगा। और आप प्रोजेक्ट में क्योंकि आपने बनाया है, तो आप बहुत कंफर्टेबल हो गए और इजीली चीजें बता पाओगे। और सारा का सारा टाइम आपके प्रोजेक्ट में चला जाएगा और आपकी सिलेक्शन की होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि एक इंटरव्यू भी क्या चाहता है, आप मेरे पास आओ, मेरे यहाँ काम करो, कम से कम समय तुम्हें सिखाने में देना पड़े और सीधा का सीधा कंट्रीब्यूट करो। अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हो और लाइव हैं और अच्छे हैं, उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको ये बेनिफिट होगा कि आप लाइव दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर पाए, तो इंटरव्यूअर को सीधा सीधा बेनिफिट देखेगा, इस बच्चे को या इस कैंडिडेट को मुझे ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कोचिंग की जरूरत नहीं है, ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ये बंदा मेरे यहाँ पहले दिन आके काम करना स्टार्ट कर देगा। तो मेरा ये इसलिए मैं बोलूंगा कि आप जो भी प्रोजेक्ट बनाए, जहां पर भी बनाए, उन प्रोजेक्ट को अपने रिज्यूमे में प्लीज जरूर मेंशन करें और उनको अपने इंटरव्यू में एज अ फ्रंट पे प्रेजेंट करने की कोशिश करें। जब फ्रंट पे प्रेजेंट करोगे तो पूरा इंटरव्यू का डायरेक्शन आपके प्रोजेक्ट पे चला जाएगा, ना कि वो अदर क्वेश्चन पूछे। क्योंकि एक ध्यान रखना, इंटरव्यू में टाइम लिमिटेड होता है, लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 घंटे का इंटरव्यू लेते हैं, ना तो ज्यादातर हम 45 मिनट में कवर करने की जरूरत करते हैं इंटरव्यू लेने के। इससे 2-4 मिनट अगर आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछना है या कंपनी के बारे में जानना है, टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, तो वो आपको एक मौका मिले। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप जो भी मोबाइल वेब एप्लीकेशन वेबसाइट कुछ भी बनाएं, उन प्रोजेक्ट को जरूर मेंशन करें। हाँ, लेकिन उनमें गुड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया, कहीं से उठा लिया, उसमें कुछ काम नहीं किया और आपने शो किया और कुछ नहीं बता पाए, तो इंटरव्यू वहीं समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो तुरंत ही कैच कर लेगा। ये बंदे ने इतना बड़ा रिज्यूमे में लिख दिया कि मुझे ये आता है, ये आता है, जब आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो उसका गलत ही इम्पैक्ट जाएगा और इंटरव्यू फिर उसके आगे आपका इंटरव्यू नहीं लेगा, क्योंकि वो टाइम बचाने की कोशिश करेगा। कभी कभी होता है बस मन बहलाने के लिए, टाइम पास करने के लिए वो इंटरव्यू कंटिन्यू करे, लेकिन उससे आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव पहले ही जा चुका होगा। तो उन चीज को ही मेंशन करें जिसपे, ठीक है। इसके अलावा जब प्रोजेक्ट्स के पर्सनल प्रोजेक्ट की बात हो जाए, तो उसके बाद आप क्या करें, आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, जैसे मैंने बताया कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मैंने उसमें ही एप्लीकेशन किया, आप गिटहब पे जरूर डालें और गिटहब पे डालने के बाद उनको पब्लिक कर दें। जो गिटहब जैसे फ्री होस्टिंग देता है, जैसे आप एक नॉर्मल यूआरएल जनरेट कर देता है, वहां पर जाके आप सारी चीजें देख सकते हो, आपके प्रोजेक्ट को लाइव कर सकते देख सकते हैं, तो वो आप गिटहब की हेल्प से कर सकते हैं। हाँ, पर्सनल प्रोजेक्ट के अलावा अगर दूसरा कोई चीज है, अगर जो मैंने बोला कोई वेबसाइट बना सकते हो, वेबसाइट हो गया, तो आप वेबसाइट को जरूर शो करें। क्योंकि देखो, मैं बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, क्योंकि मेरा रूम पार्टनर भी रह चुका है वो। तो वो दोस्त था, उसने क्या किया, एक प्रोजेक्ट पे काम किया। एक प्रोजेक्ट क्या था वो, आज तक .com दिखते ना, आज तक। जब उसने इस प्रोजेक्ट पे काम किया और इसको पूरा लाइव किया, ठीक है, जो हम अभी देखते हैं ना, अपने ऐप और वेब पे आज तक को खोलते हैं, तो वहां पर उसने जब प्रोजेक्ट पे काम किया, उसको लाइव किया, क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था। जब आज तक वालों का सक्सेस हो गया, तो उसने जब मेंशन किया कि मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, सब कुछ किया, तो उसको क्या हुआ, क्योंकि एबीपी वाले भी, abp.com जो न्यूज चैनल है, उनको भी सेम पोर्टल चाहिए था। क्योंकि आज की डेट में हम देखते हैं कि टीवी पे बहुत कम व्यूअर हो गए, ऑनलाइन ऐप में या मोबाइल में या वेब पे ज्यादा देख रहे हैं लोग, न्यूज ज्यादा पढ़ रहे हैं कंपेयर टू न्यूज़पेपर। तो उन्होंने भी इसको कॉपी करने के लिए इसी टीम से कराया, इसी कंपनी से कराया, और इस बंदे ने ही काम किया। और इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिला जब वो दूसरी कंपनियों में गया। जब दूसरी कंपनियों में उसने सेम चीज एक्सप्लेन करी, तो उसको हाथों हाथ उसको ले लिया और उसका पैकेज डबल ट्रिपल 4 टाइम भी हो गया। क्यों? उसका वर्किंग प्रोजेक्ट दिख रहा था ना, लोगों को दिख रहा था यार, इतना बड़ा ट्रैफिक, इतना सब कुछ कैसे हैंडल कर रहा है, इतना
इतने सारे ट्रैफिक आ रहे हैं, इतने यूजर आ रहे हैं, इतने रीडर आ रहे हैं, इतने वीडियो व्यूअर आ रहे हैं, ये सब सारी चीजें इस बंदे ने किया है, इस प्रोजेक्ट ने लीड किया है, तो डेफिनेटली कि हमारे यहाँ काम करने, जबकि वो उस समय 2 साल का एक्सपीरियंस था, ज्यादा नहीं था। लेकिन हम, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप आज तक या एबीपी न्यूज जैसा आप चैनल या वेबसाइट कुछ बना लोगे। आप नॉर्मल छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी बनाओ, उनको होस्ट करो, उनको शो करो, और वेबसाइट में आप ओपन यूआरएल खोल करके उनको बता सकते हैं कि सर मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, मैंने ये पार्ट मैंने हैंडल किया, ये मेरे दोस्त ने या कलेक्ट ने ऐड किया। डेफिनेटली आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा और बहुत सारी चीजें समझ में आएगा। फिर मैं एक बार रिपीट करूंगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको पर्सनल प्रोजेक्ट पे और प्रोजेक्ट्स पे क्यों काम करना चाहिए। क्योंकि जो ज्यादातर कंपनियां क्या चाहती हैं कि आप मेरे यहाँ आके डायरेक्ट काम करें, मुझे ज्यादा कुछ सिखाना ना पड़े। आपको सोचो, जब एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, करते हो, तो आपको क्या क्या समझ में आ जाता है। मैं यहाँ लिख के बताता हूँ आपको क्या क्या समझ में आ सकता है। ठीक है, आपको आपको बैक एंड भी समझ में आ जाता है, फ्रंट एंड भी समझ में आ जाता है, प्लस डीबी भी आ जाता है, और ऑल थ्री कंपोनेंट कनेक्ट। आज ये सारे कंपोनेंट कैसे कनेक्ट होते हैं वो हमें सारी चीजें क्लियर पता चल जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या समझ में आ जाता है, हमें डेटाबेस का यूज समझ में आ जाता, आपको वर्जन कंट्रोल समझ में आ जाता। वर्जन कंट्रोल यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ गिट कमांड, और अपने प्रोजेक्ट को होस्ट करना आ जाता, होस्टिंग, और क्या आ जाता, टीम वर्क। ये 5 चीजें तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाती है जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कोई एप्लीकेशन बनाते हैं। तो भाई आप, मैं बताऊं, कंपनी भी क्या चाहेगी, यही तो आपसे वहां जाके काम कराएगी, कुछ हटके तो कराएगी नहीं। वही फ्रंट एंड होगा, वही बैक एंड होगा, वही डेटाबेस होगा। आपको कंपोनेंट को, सारे कंपोनेंट अलग अलग कंपोनेंट बन गए, उनको कैसे कनेक्ट करना, कैसे कंबाइन करना, एक दूसरे के रिकॉर्ड और रिस्पॉन्स को कैसे यूज करना, वो सारी चीजें पता चले। वर्जन कंट्रोल, क्योंकि वो भी किसी ना किसी रिपोजिटरी पे कोड कमिट करते, पब्लिश करते, गेट करते, वहां पर चेंजेस करते, वो भी आपको समझ में आएगा। इसके साथ साथ अब टीम में भी काम करके आए, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट पे काम या वेब एप्लीकेशन, कोई वेबसाइट बनाओगे, एक दो लोग मिलके तो जरूर बनाओगे, कम से कम 2 से 4 लोग मिलके बनाते हैं, तो आपको टीम वर्क भी काम करना आ जाता है। एक कंपनी तो आपको वहां जाके काम कराएगी, इससे ज्यादा आपको क्या कराएगी। तो दोस्तों, होपफुली मुझे समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज के लिए इतने ही है। इसके अलावा कोई डाउट है तो मैं, डाउट के लिए मैंने नंबर मैं इस बार लिखता हूँ, 9871533384। इस नंबर पे मेरा नाम अरविंद अरविंद कुमार है, और यहाँ से आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कभी कभी हम कॉल नहीं उठा पाते तो बेटर है आप व्हाट्सएप कर दो जब भी मुझे टाइम मिलेगा, या आप कर लो। और कभी कभी नहीं रिप्लाई करें तो प्लीज इसको ऐसा नेगेटिव ना लें, क्योंकि हमारे व्यस्तता की वजह से, या कहीं बिजी है, मैंने आपका मैसेज तो रीड कर लिया, लेकिन मैंने सोचा 10 मिनट 15 मिनट बाद रिप्लाई करेंगे, या कोई दूसरा फोन कॉल आ गया, मीटिंग आ गया, तो उस हिसाब से रिप्लाई नहीं कर सकते। तो आप फॉलोअप जरूर ले लो उसको। ठीक है, ओके, गुड नाइट, थैंक यू।